today we will start with our third chapter in history, that is Maratha Sardars, the famous house of Bhosles. Maratha Sardars means Maratha leaders, Maratha सैन्य के नेता. Okay, there were many Maratha Sardars during that time in Maharashtra. But the most famous and powerful Sardars came from Bhosle's family, and Shivaji Maharaj also came from Bhosle's family. I will read this paragraph and explain you. The period of unrest. The period of unrest means एक ऐसा टाइम था महाराष्ट्र में जो बहुत ही अस्थायी था, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी. ओके, अनस्टेबल पीरियड था महाराष्ट्र में. वो इसका मतलब जो है वो हम जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, मैं आपको पढ़ के फिर एक्सप्लेन करती हूँ. एज द सेंट प्रीच डिवोशन टू द गॉड, द ब्रेव मराठा सरदार स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी. एक तरफ जो हमारे संत थे, सभी जाति धर्म के जो संत थे, उन्होंने लोगों को क्या पढ़ाया? यस, ये हमने सेकेंड चैप्टर में देखा है. टू हैव फेथ, ट्रस्ट इन गॉड, डोंट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ बर्थ. ना तो जन्म के ऊपर ना तो जाति के ऊपर किसी में भेदभाव कीजिए. नॉट टू डिस्क्रिमिनेट पीपल, रिच एंड पुअर, गरीब और अमीरी का भी भेदभाव मत रखिए. ऑल शुड स्टे टुगेदर, सबको साथ में रहना है, राइट, सबको मिलजुल के रहना है. और इसी के कारण लोगों में भगवान के प्रतीक आस्था और मजबूत या दृढ़ हुई, राइट. लोगों में एक ब्रदरहुड मतलब आपसी भाईचारा या भाईचारे की भावना जागृत हुई. लोग ज़्यादा एजुकेट हुए, लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला. कैसे? ये हमने देखा, ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी. येस, दैट ओपन द डोर ऑफ नॉलेज टू द कॉमन पीपल, राइट. तो ये एक चीज़ अच्छी हो रही थी महाराष्ट्र में. तो दूसरी जगह पे क्या हो रहा था या दूसरी घटना क्या हो रही थी? जो मराठा सरदार थे उन्होंने एक ट्रेडिशन मतलब एक परंपरा शुरू की. कौन सी परंपरा शुरू की? ब्रेवरी की. ब्रेवरी मतलब अपने युद्ध कौशल्य की, युद्ध के पराक्रम मतलब युद्ध भूमि में पराक्रम करने की एक परंपरा शुरू की. ये भी अच्छी परंपरा थी. एक जगह पे भगवान की भक्ति थी तो दूसरी जगह पे अपने युद्ध के कौशल्य को बढ़ाने का एक नई परंपरा शुरू हो रही थी. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. ये अनरेस्ट पीरियड था. एक जगह पर भगवान की भक्ति हो रही थी तो दूसरी जगह पर कुछ और घटनाएं, ब्रेवरी की घटनाएं हो रही थी. और भी कारण है, इसे अनरेस्ट कहा गया है, वो हम अभी देखेंगे क्या है वो. द टू सुल्तान्स, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर and the Nizam Shah of Ahmednagar were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardars in these wars. Yes, we all know about Adil Shah of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar. Were they were a good ruler? No, they were not good ruler. वो बहुत ही अत्याचारी सुल्तान थे, दोनों भी. They were always harassing the people. There were misrule everywhere. लोग बहुत ही दुखी थे उनके राज्य में. लोगों को ना ठीक से खाने मिलता था, ना ही वो अपने खुद के घर में सुरक्षित थे. They were not at all safe in their own homes. They were not allowed to celebrate their festivals, and also they were not allowed to worship their own gods. बहुत ही बेकार कंडीशन थी लोगों की तब, जब आदिल शाह और निज़ाम शाह का राज्य था महाराष्ट्र में. और इन दोनों ने क्या किया था वो भी आपको पता है. महाराष्ट्र को एक दूसरे में बांट लिया था, दो हिस्सों में, राइट. और इसी कारण वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते थे. दे वर यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली फाइट अमॉन्ग ईच अदर. वाई? बिकॉज आदिल शाह वॉन्ट्स टू इंक्रीज द लैंड अंडर हिज टेरिटरी एंड निज़ाम शाह ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंक्रीज द लैंड अंडर हिज कंट्रोल और अंडर हिज टेरिटरी. दोनों को अपनी एरिया बढ़ाना था, अपनी ज़मीन को
बढ़ाना था, अपने अंडर ज़मीन जो एरिया है उसे उन दोनों को बढ़ाना था। और इसके लिए वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे या युद्ध करते थे। और इस युद्ध में वो किस आर्मी या किस सेना का उपयोग करते थे? ऑब्वियसली वहाँ की लोकल पब्लिक या वहाँ के लोकल मराठा सरदार्स की आर्मी का वो यूज़ करते थे इन लड़ाइयों में। द ब्रेव मराठा सरदार्स। द मराठास वर बोथ ब्रेव एंड टफ। जो मराठा सरदार्स थे वो बहुत ही ब्रेव, शूरवीर और बहुत ही फिज़िकली फिट थे, टफ थे। कोई भी काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। दे वर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स। वो ना ही सिर्फ ब्रेव और टफ थे, ना ही वो बहुत शूरवीर और फिज़िकली फिट थे, बट वो निडर थे, किसी से भी डरते नहीं थे। उन्हें ना तो किसी चीज़ का डर था और ना ही किसी इंसान से वो डरते थे। वो बहुत ही लॉयल थे। लॉयल मतलब ईमानदार थे। किसके प्रति ईमानदार थे? अपने राजा या अपने लीडर के तरफ, मास्टर। ओके, यहाँ पे मास्टर का मतलब या तो राजा या तो उनका कोई नेता या लीडर। दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड। और ये जितने भी मराठा सरदार्स थे उनको अपने युद्ध भूमि पर, बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि पे किए गए पराक्रमों पर बहुत ही नाज था। नाज मतलब हम उसको बोलते ना, अच्छा फील होता था। वो लोगों को बहुत बहुत बड़ा बड़ा कर बोलते थे कि देखो आज मैंने शत्रु को इस तरह से हराया, शत्रु पे ऐसा हमला किया, आज मैंने शत्रु को ऐसा मज़ा चखाया। इन सब बातों को उनको सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता था। The Marathas, the brave Maratha soldiers with a spear in hand and a sword at a side would ride in his Sardar's cavalry. एक मराठा हमेशा खुद को एक सिपाही समझता था। क्या समझता था? सिपाही। और हमेशा अपने हाथ में स्पीयर मतलब भाला, जो आपने ऐसी एक चीज़ होती है, एक लंबी लकड़ी होती है जिसके आगे एक नोकीली चीज़ लगाई होती है, या तो चाकू बोलिए। आपने तानाजी मूवी में देखा होगा जिसमें उन्होंने इस भाले का यूज़ किया है, राइट। तो स्पीयर मतलब भाला, सॉर्ड मतलब तलवार। एक हाथ में भाला और एक हाथ में तलवार लिए वो हमेशा युद्ध करने के लिए रेडी होते थे। सरदार्स कैवलरी मतलब जो घुड़सवारी होती ना, घोड़ों की सेना में को लेकर वो हमेशा लड़ाई के लिए जाते थे। ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। जितने भी मराठा सरदार्स थे उन सब के पास अपनी खुद की एक आर्मी थी। उन सब के पास अपनी खुद की आर्मी थी। फिर चाहे वो छोटी आर्मी हो या बड़ी आर्मी हो, जितने भी सरदार्स थे उनकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी। इफ़ सच सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी ऐसा मराठा सरदार अपनी प्राइवेट आर्मी को लेकर सुल्तान, यहाँ पे दो सुल्तान हैं, एक है हमने देखा आदिल शाह और एक निज़ाम शाह। अगर कोई भी मराठा सरदार अपनी प्राइवेट आर्मी को लेकर या तो आदिल शाह या तो निज़ाम शाह के पास जाता है, तो ये दोनों सरदार उनको, या तो आदिल शाह या तो निज़ाम शाह, उनको अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी देते थे, नौकरी पे रखते थे। मेड हिम अ सरदार। और ऐसे सरदार जो उनको पास जाते थे उनको वो अपनी यहाँ पर नौकरी देते थे और उनको बनाते थे सरदार ऑफ हिज किंगडम, और उनको अपने राज्य में एक सरदार बनाते थे। एंड सम टाइम कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम। कभी कभी अगर वो सरदार ज़्यादा ही अच्छा होगा, ज़्यादा ही ब्रेव होगा, तो उसे खुश होकर एक जागीर भी दी जाती थी। आपको पता है जागीर क्या है? हमने फर्स्ट लेसन में आपको इसका मीनिंग बताया था। जागीर मतलब एक बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा, लैंड प्रॉपर्टी उनको दी जाती थी। बहुत बड़ी ज़मीन उनको बख्शीश में दी जाती थी, अपॉन बख्शीश में उनको दी जाती थी। द सरदार्स हु रिसीव सच अ जागीर
कंसिडर हिमसेल्फ अ राजा। और अभी ये जो सरदार है जिसको ये जागीर मिलती है, बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा मिलता है या एक लैंड प्रॉपर्टी मिलती है, वो अभी खुद को क्या समझने लगे हैं? खुद को वो अभी एक राजा समझने लगे हैं। नाउ लेट्स रीड फर्दर। देयर वर मैनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर। हमने पहले ही पढ़ा है कि बहुत सारे मराठा सरदार्स जिनकी प्राइवेट आर्मी थी, खुद की आर्मी थी, वो या तो आदिल शाह के पास जाते थे या फिर निज़ाम शाह के पास जाते थे अपनी आर्मी को लेकर। फिर आदिल शाह और निज़ाम शाह उनको अपने यहाँ पर एक सरदार की नौकरी यानी कि सरदार तरीके उनको अपने यहाँ पर रख लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे सरदार थे आदिल शाह के बीजापुर में और निज़ाम शाह के अहमदनगर में। कोर्ट मतलब उनके दरबार में, कोर्ट मतलब उनके दरबार में। Right? Now let's see who were there. The more famous among them were the Jadhavs of Sindhkhed, Nimbarkars of Paltan, Ghorpade of Mruduls, Mores of Javli, Bhosles of Verul. बहुत सारे सरदार थे इन दोनों के कोर्ट में, इन दोनों के दरबार में। बट जो सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा पावरफुल थे वो ये 5 थे। इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग है, उसमें ये पूछे जाते हैं आपको। कौन कौन थे? एक और बार फिर से। द मोर फेमस अमॉन्ग देम वर द जादव्स ऑफ सिंदखेड़, निम्बाड़कर्स ऑफ पलटन, घोरपड़ेज ऑफ वेरुल, मोरेज ऑफ जावली, भोसलेज ऑफ वेरुल। ये जो 5 जन हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं। राइट? नेक्स्ट, द सिद्धकेट जादव्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ यादव्स ऑफ देवगिरी। जो सिंधखेड्स के जादव थे, सिंधखेड्स के जो जादव थे, जो एक सरदार थे सिंधखेड्स से, वो किसके डिसेंडेंट्स मतलब वंशज, किसके परिवार से बिलोंग करते थे, किसकी फैमिली से बिलोंग करते थे? यादव्स ऑफ देवगिरी, यादव्स ऑफ देवगिरी से बिलोंग करते थे। अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। जीजाबाई, मदर ऑफ शिवाजी महाराज, वॉज द डॉटर ऑफ लखोजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़। जीजाबाई, मदर ऑफ शिवाजी महाराज। जीजाबाई, सब जानते हैं जीजाबाई को, जो शिवाजी महाराज की माता जी थी। वो किसकी बेटी थी? वो लखोजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़ की बेटी थी। Now let's move further. Tradition of valor. All these sardars were brave. All these का मतलब यहाँ पर है जो अभी हमने पढ़े सरदार्स के नाम, मोरेस, घोरपड़े, भोसलेस, निम्बाड़कर, ओके, ये सब जो सरदार्स थे उनके बारे में, और बाकी और सरदार्स were brave, but many of them were sore enemies of one another. They never thought that they should unite and do something for their own people. So all their valor and bravery served the interest of others. What happened, there were many brave sardars at that time in Maharashtra, but all of them were working for either आदिल शाह और either फॉर निज़ाम शाह। कुछ आदिल शाह के लिए काम कर रहे थे तो कुछ निज़ाम शाह के लिए काम कर रहे थे। जब आदिल शाह और निज़ाम शाह दोनों एक दूसरे के एनिमी थे, हमेशा एक दूसरे के साथ वो लड़ाई ही करते थे, इसी के कारण ये सरदार्स जो थे, मराठा सरदार्स जो इन दोनों के लिए काम कर रहे थे, वो भी आपस में लड़ते रहते थे, जाने अनजाने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको अपने सुल्तान या अपने मास्टर की बात को मानना ही था। तो ये जो सरदार थे, जो इतने शूरवीर थे, जो इतने बहादुर थे, जाने अनजाने एक दूसरे के साथ लड़ते थे और फिर वो भी एक दूसरे के एकदम एनिमी हो गए। राइट? और उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं कि हम इतने शूरवीर हैं, हम इतने ताकतवर हैं, हम जब
इतने अच्छे से युद्ध लड़ सकते हैं, अपने दुश्मन को हरा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम साथ मिल जाए सब मराठा सरदार, क्यों ना हम साथ में मिलकर यूनाइटेड होकर इस आदिल शाह और निज़ाम शाह को यहाँ से भगा दे, महाराष्ट्र से भगा दे। इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। उन्होंने कभी भी लोगों के हित के बारे में या लोगों की भलाई के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों पता है ना आपको? क्योंकि वो खुद को राजा समझते थे, वो ही खुद को राजा समझते थे। वो चाहते थे कि हम राजा रहे, हर एक सरदार खुद को राजा समझता था। इसीलिए उन्होंने कभी भी साथ में मिलकर काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। और इसके लिए क्या हुआ कि वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते थे और उससे के लिए लोगों की, जो कॉमन पब्लिक की भलाई के बारे में वो नहीं सोचा उन्होंने। देखो ये लाइन देखिए, ऑल देयर वैलर एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो उनकी जितनी भी बहादुरी थी, जितना भी उनका शौर्य था, वो हमेशा दूसरों के ही काम में आया, पराये लोगों के ही काम में आया, अपनों के काम में आया ही नहीं। उन्होंने अपने जो कॉमन लोग थे, जो अपने ही मराठी लोग थे या महाराष्ट्र में रहने वाले लोग थे, उनके काम में उनकी ये बहादुरी आई ही नहीं काम में। Even so, they kept alive the warlike spirit, especially among the young. इसके बावजूद मतलब वो उन्होंने कभी भी लोगों के बारे में सोचा नहीं, बट जो उनका शौर्य था, जो उनके लड़ाई करने का जी हिम्मत थी, जो ब्रेवरी थी या कौशल्य था, उसको देख के बहुत सारे यंग मराठा जो लड़के थे या बॉयज़ थे या तभी की लेडीज़ भी थी, उनमें एक वॉर स्पिरिट, मतलब बोलते ना एक लड़ाई करने की हिम्मत, या हम भी ऐसे लड़ेंगे, ये भावना जागृत हुई या जागृत होती रहती थी। Many famous soldiers were born in their families. यहाँ पे in their families को हम पकड़ेंगे मराठास families. In their families मतलब मराठास families who kept alive the tradition of valor. यहाँ पर बहुत सारे मराठा families या मराठा सरदार की फैमिली में बहुत शूरवीर बच्चे पैदा हुए, जिन्होंने ये जो ट्रेडिशन था वीरता का, शौर्य का, वो आगे लेके गए। Among the famous families, the Bhosles of Verul showed the great bravery and enterprise. इन सभी फेमस सरदार में जो हमने सरदार्स की फैमिली देखी, हमने कौन सी थी मराठा सरदार्स की फैमिली? घोरपड़े, निम्बाड़कर, जाधव, ओके, मोरेज। इन सब में जो बहुत पावरफुल थे वो कौन बने? वो थे भोसले, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर थे और उनमें एक एंटरप्राइज, यहाँ पे एंटरप्राइज मतलब उनमें एक कला थी लोगों को साथ में लेके चलने की। उनकी जो युद्ध कला थी वो भी बहुत अलग थी औरों से, वो बहुत ही और वो लोगों के बारे में भी सोचते थे, उन्होंने भी जन कल्याण के बारे में भी काम किया है। वो एक अच्छे लीडर, हम बोल सकते हैं एंटरप्राइज सिंपल समझने के लिए, वो एक अच्छे लीडर या नेता भी थे। इसलिए ये जो भोसलेस थे वो काफ़ी दूसरे सरदार से काफ़ी फेमस थे। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर, इट वॉज अबाउट 400 years ago. द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वेरुल केव्स वॉज फॉलिंग टू पीसेस. आज से 400 साल पहले की बात है। वेरुल के केव्स में, वेरुल के गुफाओं में एक मंदिर था जिसका नाम था घृष्णेश्वर। वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यानी कि वो टूट गया था, राइट। द वॉल्स हैड डेवलप अ क्रैक, मंदिर के दीवारों में भी क्रैक हो गई थी, दरारें पड़ रही थी। द प्रीस्ट ऑल्सो हैड डेजर्टेड द टेम्पल, प्रीस्ट मतलब वहाँ के पुजारी भी जो थे, वहाँ के पंडित जो थे या पुरोहित जो थे, उन्होंने भी मंदिर को छोड़ दिया था, छोड़ के मंदिर वो चले गए थे। डेजर्टेड मतलब वीरान जगह कर दी थी उन्होंने, छोड़ के चले गए। Thus the temple which was built in the honor of a great god was totally neglected. जो मंदिर एक भगवान के आदर में या भगवान के भक्ति में, ऑनर मतलब आदर में बनाया गया था, एक बड़े भगवान के आदर में बनाया गया था, भक्ति भाव से बनाया गया था, उस मंदिर को आज
टोटली नेग्लेक्टेड मतलब उस मंदिर को लोगों ने एक निगलेक्टेड को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नज़रअंदाज कर दिया था। उसको लोगों ने वहाँ पर आना जाना या उसकी देखभाल करना छोड़ दिया था। नेग्लेक्टेड मतलब हम इसको बोल सकते हैं नज़रअंदाज किया था। All the devotees who came there mocked over the sorry state of temple, but no one thought of repairing it. जो भी डिवोटीज, जो भी भक्तजन वहाँ पे आते थे, श्रद्धालु आते थे, एक आध आ भी गए वहाँ पर पुराने मंदिर में, तो वो उस मंदिर की दुर्दशा को देखकर बहुत ही दुखी होते थे। मॉक्ड मतलब दुखी होना, सैड होना। लेकिन उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम इस मंदिर को थोड़ा सा ठीक करें, वहाँ की रिपेयरिंग करें, वहाँ पे जो टूटा हुआ है जो कुछ, उसे हम वापस से उस मंदिर को ठीक से बनाएं। वो किसी ने भी सोचा नहीं। A great devotee of Shiva visited the temple regularly. He would put flowers and bells on the lingam and express his innermost thoughts to the god. एक बहुत बड़े शिव भक्त थे जो इस गुणेश्वर मंदिर में नियमित रूप से आते थे। उस मंदिर में जो शिव लिंग था उसकी वो पूजा करते थे, लिंग पे फूल और बेल चढ़ाते थे और भगवान के सामने बैठकर अपने मन की बात कहते थे। इनर मोस्ट थॉट्स मीन्स मन की बात कहते थे। He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. ये जो सज्जन मंदिर आते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंदिर के रिपेयरिंग का काम हाथ में लिया और देखते ही देखते मंदिर को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले आए। मतलब मंदिर को बहुत ही अच्छा बना दिया। जो टूटा हुआ खंडर जैसा मंदिर था उसको उन्होंने रिपेयर करवाया और मंदिर को फिर से उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लेके आए। यहाँ पे रिस्टोर्ड जो है, रिस्टोर्ड का मतलब पुनः निर्माण किया या जीर्णोद्धार किया, ओके, मंदिर का। He also made arrangement for the proper maintenance of the temple. उन्होंने क्या किया, सिर्फ मंदिर को बनाया ही नहीं बट मंदिर के मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा। मेंटेनेंस पे भी उन्होंने ज़ोर दिया। मेंटेनेंस मतलब क्या, यहाँ पर हम कह सकते कि उन्होंने एक पुजारी को रखा होगा, कुछ लोगों को रखा होगा जो साफ़ सफाई करते होंगे मंदिर में और मंदिर के आसपास के एरिया की साफ़ सफाई करते होंगे, उसका उन्होंने अरेंजमेंट किया। मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। नाउ देयर वर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल। अब मंदिर के अंदर और बाहर दोनों जगह पर लाइट्स का भी उन्होंने बंदोबस्त किया था। मतलब मंदिर को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया, सुंदर बनाया। द लॉस्ट ग्रैंडर ऑफ द गुणेश्वर वॉज रिस्टोर्ड। जो मंदिर की जो भव्यता थी, जो मंदिर की सुंदरता थी, वो वापस आ गई। रिस्टोर्ड मतलब वापस आ गई, ओके। हु वॉज दिस डिवोटी? ये कौन भक्त था? हु डिड ऑल दिस? किसने ये सब कुछ किया? ही वॉज मालोजी राजे भोसले। जिन सज्जन ने ये काम किया, गुणेश्वर मंदिर को फिर से बनाया, उसके मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दिया, वो कौन थे? वो थे मालोजी राजे भोसले। ये जो है इनका नाम आप याद रखिए, मंदिर का नाम याद रखिए, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में पूछा जाता है। द भोसलेज ऑफ वेरुल। मालोजी राजे भोसले, द पाटिल ऑफ वेरुल, was a great devotee of Shiva. Maloji Raje was that person who had done the repairing of the old temple, Shiv temple, Krushneshwar temple. He was a patil from village Verul. वो वेरुल गांव के पाटिल थे। पाटिल मीन्स हेड ऑफ द विलेज। महाराष्ट्र में जो गांव के प्रमुख होते हैं या गांव में जो लीडर होते हैं उन्हें पाटिल नाम से बुलाते हैं या उनको पाटिल नाम की उपाधि
दी जाती है, टाइटल गिवन टू द हेड ऑफ द विलेज। वो शिव भक्त थे। बाबाजी राजे हैड 2 sons. मालोजी राजे was elder and विठोजी राजे was the younger. मालोजी राजे जी के पिताजी का नाम था बाबाजी राजे और उनके छोटे भाई का नाम था विठोजी राजे। बाबाजी राजे हैड 2 sons. मालोजी राजे एल्डर वन बड़े बेटे एंड विठोजी राजे यंगर वन छोटे बेटे। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट ऑफ अ पाटिल इन द विलेज इन द वेरुल विलेज। बाबाजी राजे जो मालोजी राजे के फादर थे, पिता थे, वो भी वेरुल गांव के पाटिल थे। उनके पास वेरुल गांव की पाटिल की थी या पाटिल थे वो। इसीलिए बाबाजी राजे के बाद मालोजी राजे भी वेरुल गांव में पाटिल बने या वेरुल गांव के पाटिल बने, क्योंकि मालोजी राजे बाबाजी राजे के बड़े बेटे थे। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग। मालोजी राजे और उनके छोटे भाई विठोजी राजे, ये दोनों भाई बहुत ही शूरवीर थे और एंटरप्राइजिंग मतलब एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे नेता थे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थे वो। ओके, दे हैड इन देयर सर्विस मैनी आर्म्ड मराठा ट्रूप्स। इन दोनों के अंडर बहुत सारे आर्म्ड मराठा ट्रूप्स थे। ट्रूप्स मतलब यहाँ पे सैनिक या सैन्य दल, बहुत बड़ा सैन्य दल था। आर्म्ड मतलब जिनके पास हथियार थे। ओके, ऐसे बहुत बड़ा उनके पास मराठा सैन्य दल था। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। हमने पहले ही ये देखा है कि ये जो टाइम था महाराष्ट्र में बहुत ही अनसर्टन टाइम था, बहुत ही उथल पुथल चल रही थी महाराष्ट्र में। ओके, स्टेबल पीरियड नहीं था। द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक्ड द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। इस दरमियान एक ऐसी घटना हुई, क्या थी वो? बहुत बड़ी घटना हुई। मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली, मुगल एम्परर, ओके, जो दिल्ली के बहुत बड़े राजा थे, मुगल एम्परर हैड अटैक्ड द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। उसने निज़ाम शाह पे अटैक किया, अहमदनगर पे अटैक किया। तो बहुत बड़ी बात हुई ना। मुगल एम्परर जब अटैक करने आया निज़ाम शाह के यहाँ पर, मतलब अहमदनगर कहाँ था? महाराष्ट्र में। ओके, दौलताबाद was then the capital of निज़ाम शाह। तब दौलताबाद निज़ाम शाह की कैपिटल थी। कैपिटल मतलब राजधानी। मलिक अंबर was his वज़ीर और चीफ मिनिस्टर। मलिक अंबर जो थे वो निज़ाम शाह के वज़ीर थे। वज़ीर मतलब प्रमुख मंत्री, चीफ मिनिस्टर। ओके, वज़ीर मतलब प्रमुख मंत्री, हम हिंदी में उसको बोल सकते हैं, एंड इन इंग्लिश इट्स चीफ मिनिस्टर थे, मतलब बहुत बड़े मंत्री थे निज़ाम शाह के कोर्ट में। मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइस। मलिक अंबर बहुत ही काबिल, एबल मतलब काबिल, एफिशिएंट थे। वाइस मतलब क्लेवर, स्मार्ट, चतुर थे। इसीलिए तो वो निज़ाम शाह के कोर्ट में वज़ीर थे, है ना। जब कोई अच्छा इंसान होगा, काबिल होगा, एफिशिएंट होगा, स्मार्ट होगा, तभी तो इतनी बड़ी पोजीशन पे वो हो सकता है। द टू केपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम वेरुल। कौन थे ये वेरुल के दो केपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स? यस, यू आर राइट, मालोजी राजे भोसले एंड विठोजी राजे भोसले। सून कॉट हिज अटेंशन। यहाँ पे हिज मतलब मलिक अंबर। देखते ही देखते ये दोनों भाई मतलब मालोजी राजे और विठोजी राजे इतने
बहादुर थे या इतने ब्रेव थे कि वो मलिक अंबर की नज़र में आ गए। मलिक अंबर का ध्यान उन पे गया क्योंकि वो बहुत ब्रेव थे। उनके बहादुरी के किस्से उसने सुने थे। ऑन हिज रिकमेंडेशन, यहाँ पे हिज भी होता है मलिक अंबर के लिए। ओके, ऑन हिज रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब किसी की सिफारिश या किसी की तारीफ करना। ओके, ऑन हिज रिकमेंडेशन द शाह, यहाँ पे शाह का जो नाम है वो है निज़ाम शाह। उनको शॉर्टकट में यहाँ पर शाह लिखा गया है। यहाँ पर शाह मतलब आपके है निज़ाम शाह। कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे द जागीर ऑफ पुणे एंड सोपे पारगंस। मलिक अंबर के रिकमेंडेशन से मलिक अंबर ने इतनी तारीफ़ की इन दोनों भाइयों की कि निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सोपे पारगंस की जागीर दे दी। मालोजी राजे बड़े थे, इसके लिए उनको सोपे और पुणे की जागीर उनको दे दी। स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट Maloji Raje got the Jagir of Pune and Sope Pargans because this is one of the objective questions asked for you. So the Bhosles became rich and powerful. अब जो भोसले फैमिली थी वो धीरे धीरे अमीर और बहुत पावरफुल होने लगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पुणे और सोपे पारगंस की जागीर आ गई थी। जागीर मिलना मतलब उस समय बहुत बड़ी बात थी। जागीर मतलब एक बहुत बड़ी लैंड प्रॉपर्टी आपको दी जाती है, राइट? तो इसी के कारण अब भोसले फैमिली ज़्यादा अमीर और पावरफुल हो गई। मालोजी राजे's wife was उमाबाई. She came from a house of the निम्बाड़कर of पल्टन. मालोजी राजे की वाइफ का नाम था उमाबाई. She was the daughter of the famous मराठा सरदार निम्बाड़कर ऑफ पल्टन, राइट? वो निम्बाड़कर ऑफ पल्टन जो सरदार थे उनकी बेटी थी। दे हैड 2 sons, शाहजी एंड शरीफ जी। मालोजी राजे और उनकी पत्नी उमाबाई को 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था शाहजी और छोटे का नाम था शरीफ जी। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ इंदापुर। This is also one of the objective question. Maloji Raje was killed in the battle at Indapur. मालोजी राजे की मृत्यु हुई इंदापुर के युद्ध में। At that time, शाहजी was only 5 years old. तब जो शाहजी थे उनके बड़े बेटे थे मालोजी राजे के, वो सिर्फ 5 साल के छोटे बच्चे थे। Then the Vithoji Raje looked after the children and the जागीर। तो विठोजी राजे जो मालोजी राजे के छोटे भाई थे, उन्होंने इन दोनों बेटों का ध्यान रखा और साथ ही साथ जागीर का भी उन्होंने ध्यान रखा। Later he asked in marriage for शाहजी, the daughter of लखोजी राव जाधव। फिर जैसे ही शाहजी राजे बड़े हुए तो उनके अंकल, यहाँ पे ही स्टैंड्स फॉर विठोजी राजे, विठोजी राजे उनके अंकल थे, उन्होंने शाहजी के लिए लखोजी राव जाधव की बेटी का हाथ मांगा। जीजाबाई, द डॉटर ऑफ लखोजी राव, वॉज वेल फ्लेवर्ड बाय द गॉड्स। जीजाबाई उनकी बेटी का नाम था। किसकी बेटी का नाम था? लखोजी राव का। लखोजी राव की बेटी का नाम था जीजाबाई। वेल फ्लेवर्ड मतलब बहुत ही गुणी थी, वो बहुत संस्कारी थी और एक आदर्श बेटी थी। लखोजी राव एक्सेप्टेड विठोजी राजेज प्रपोजल। अब लखोजी राव जो थे उन्होंने विठोजी राव का जो प्रपोजल था, विवाह का जो प्रस्ताव था, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट मतलब मान लिया। लखोजी राव was a brave and valiant Sardar in the court of निज़ाम शाह। लखोजी राव
भी बहुत बड़े, ब्रेव और वैलेंट मतलब एक हिम्मत वाले या एक बहादुर सरदार थे इन कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह. He kept a large army of his own. यहाँ पे ही stands for लखोजी राव. लखोजी राव के पास भी खुद की बहुत बड़ी एक सेना थी, आर्मी थी. He commanded a great respect and honor at the court of निज़ाम शाह. लखोजी राव, यहाँ पे ही मतलब लखोजी राव. लखोजी राव को भी निज़ाम शाह के दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार में, बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान मिलता था. एक रेस्पेक्टेड सरदार थे वो निज़ाम शाह के कोर्ट में, दरबार में. He celebrated the wedding of Shahaji Raze and Jizabai with great pomp. Jizabai became a fortune for Bhosle's family. लखोजी राव एक बहुत बड़े सरदार थे निज़ाम शाह के कोर्ट में, इसीलिए उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी, जीजाबाई की शादी शाहजी के साथ, शाहजी राजे के साथ बहुत धूमधाम से, ग्रेट पॉप मतलब धूमधाम से, धूम धड़ाके के साथ की. जीजाबाई बिकेम द फॉर्च्यून ऑफ भोसलेस फैमिली. जीजाबाई भोसले फैमिली में एक शुभ संकेत लेके आई, एक अच्छी घटना या एक अच्छी शुरुआत बन के भोसले फैमिली में उनकी एंट्री हुई. शी वॉज अ फॉर्चून मतलब हम बोल सकते शी वॉज अ वेरी गुड लक थी, वो गुड लक बन के भोसले फैमिली में वो आई. In this part of the lesson, we will learn about Shahaji Raze. Nizam Shah transferred to Shahaji Raze the Jagir he had conferred on Maloji Raze. We know that Nizam Shah ने मालोजी राजे को पुणे एंड सोपे पारगंस की जागीर दी थी. लेकिन मालोजी राजे के मरने के बाद, after the death of Maloji Raze in the Battle of Indapur, Vithoji Raze, the younger brother of Maloji Raze, looked after these जागीर. बट धीरे धीरे जैसे शाहजी राजे बड़े हुए, ये जागीर निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को दी. क्यों? क्योंकि शाहजी राजे मालोजी राजे के बड़े बेटे थे, तो ट्रांसफ़र हो गई. पिता की जो जागीर थी वो उनके बेटे को दे दी गई. शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड capable man held in a great respect at the court of निज़ाम शाह. शाहजी राजे भी अपने पिता की तरह बहुत ही ब्रेव और केपेबल थे, बहुत शूर थे और एक एफिशिएंट लीडर थे, बहुत ही कर्तृत्ववान थे. इसीलिए उनको निज़ाम शाह के दरबार में बहुत ही आदर, सम्मान और रेस्पेक्ट मिलता था. The Mughal emperor decided to conquer the kingdom of Nizam Shah. We have already seen in earlier part that Mughal emperor has attacked on Nizam Shah. मुग़ल एम्पायर ने पहले भी निज़ाम शाह पे अटैक किया था, लेकिन तभी क्या हुआ था? हाँ, तभी मालोजी राजे और मलिक अंबर ने मिलकर मुग़ल एम्पायर को हराया था और वो उनको वापस भेज दिया था. अब इस बार क्या हुआ? फॉर दिस ही मेड अ अलायंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर. पिछली बार मुग़ल एम्पायर अकेले आए थे और उन्होंने निज़ाम शाह पे अटैक किया था और उनको मालोजी राजे और मलिक अंबर ने हरा दिया था. तो इस बार मुग़ल एम्पायर ने क्या किया? आदिल शाह के साथ अलायंस किया. अलायंस मतलब मित्रता की. कुछ काम एक साथ मिलकर करने को अलायंस कहते हैं. ओके, मेड अलायंस विद आदिल शाह ऑफ बीजापुर. Malik Ambar and Shahaji Raze fought bravely to save निज़ाम शाही. इस बार मलिक अंबर
और शहाजी राजे ने मिलकर फिर से बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की और निज़ाम शाही या निज़ाम शाह को बचा लिया। दे डिफीटेड बोथ द आर्मीज। मालोजी राजे के ही जैसे उनके बेटे शहाजी राजे ने भी मलिक अंबर के साथ मिलकर दोनों को, आदिल शाह और मुग़ल एम्परर को हरा दिया, उनकी आर्मीज़ को हरा दिया। डिफीटेड मतलब हरा देना। दिस बैटल टुक प्लेस एट भातवाड़ी नियर अहमदनगर। ये युद्ध कहाँ पे हुआ? भातवाड़ी नियर अहमदनगर। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल। यू नो हु वॉज शरीफ जी? यस, शरीफ जी जो थे शहाजी राजे के भाई थे, वो इस बैटल में मर गए, इस युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। शहाजी राजे प्लेड ग्रेट वैलर। शहाजी राजे डिस्प्लेड ग्रेट वैलर। वैलर मतलब क्या? बहुत ही बहादुरी का काम उन्होंने किया, बहुत शौर्य दिखाया इस बैटल में, इस युद्ध में। He was praised everywhere as a brave general. उनकी बहुत तारीफ हुई सब जगह पर as a brave general. जनरल मतलब एक सेना में उपाधि दी जाती है ना, सेनापति या सेना की जो उपाधि होते हैं उसे बोलते हैं अ ब्रेव जनरल। एक सैनिक के नाम पे उनका बहुत सम्मान हुआ हर जगह पर। His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. इस युद्ध के बाद शहाजी राजे का जो मान सम्मान था, जो रेपुटेशन था निज़ाम शाह की कोर्ट में और बढ़ गया। एनहांस मतलब और बढ़ना, और उनको महत्व दिया गया निज़ाम शाह के दरबार में, जिसके कारण जो मलिक अंबर था, जिसको अब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाते थे, उनको चीफ क्या कहा जाता था? चीफ मिनिस्टर, वज़ीर थे, उससे ज़्यादा, मलिक अंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब शहाजी राजे को दिया जाने लगा निज़ाम शाह के दरबार में, निज़ाम शाह के कोर्ट में। जैसे जैसे शहाजी राजे की जो रेपुटेशन थी, जो उनको मिलने वाला आदर था, बढ़ने लगा निज़ाम शाह के कोर्ट में, मलिक अंबर उनसे जलने लगा। मलिक अंबर began to feel jealous of him. This gradually lead to antagonism between them. Antagonism मतलब द्वेष भावना, नफ़रत की भावना उनमें और जगने लगी, वो एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। As a result, शहाजी राजे left निज़ाम शाही। इसी के कारण वो शहाजी राजे ने निज़ाम शाही को छोड़ दिया and joined the court of आदिल शाह at बीजापुर। और निज़ाम शाह को छोड़ने के बाद शहाजी राजे आदिल शाह के पास जाकर नौकरी करने लगे। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर। आदिल शाह ने उन्हें अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया और उनको एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी, वो थी सर लश्कर, चीफ ऑफ आर्मी। क्योंकि आदिल शाह को पता था कि शहाजी राजे बहुत ही बहादुर है, बहुत ही काबिल मराठा सरदार है, इसके लिए उन्होंने उनको एक बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। लेटर देयर वर मैनी डेवलपमेंट्स इन निज़ाम शाही। उसके बाद बहुत कुछ चेंजेस हुए, बहुत कुछ चीज़ें हुई, घटनाएं हुई निज़ाम शाही में। निज़ाम शाही मतलब निज़ाम शाह के राज्य में, या निज़ाम शाह के निज़ाम शाह जिस टाइम में काम करते थे या थे, उस पीरियड को निज़ाम शाही बोला गया है। द वज़ीर मलिक अंबर डाइड। सबसे बड़ी घटना क्या हुई तभी निज़ाम शाही में? जो उनके वज़ीर थे मलिक अंबर, उनकी मृत्यु हुई। द वज़ीर मलिक अंबर डाइड। हिज स्क्रीमिंग सन फतेह खान बिकेम द वज़ीर ऑफ निज़ाम शाही। उनके जो बेटे थे फतेह खान, किसके? वज़ीर मलिक अंबर के, वो अब निज़ाम शाही के वज़ीर बन गए। स्क्रीमिंग मतलब जो चालाक होते हैं, जो
दावपेच करते हैं, जो मतलब एकदम बोलते हैं कनिंग होते हैं, वैसे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द निज़ाम शाही बिगैन टू डिक्लाइन. अब निज़ाम शाही भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी. उसकी जो पावर थी, उसका जो एक रुतबा था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा. क्यों कम होने लगा? क्योंकि जो उनके काबिल वज़ीर थे उनकी मृत्यु हुई. शहाजी राजे ने भी निज़ाम शाही को छोड़ दिया. अब निज़ाम शाही के पास कोई ऐसा, ना तो कोई मराठा सरदार था जो शहाजी राजे जितना पावरफुल और ब्रेव था, और ना ही एक केपेबल और एफिशिएंट वज़ीर था. राइट. इसी के कारण निज़ाम शाही जो थी अब धीरे धीरे डिक्लाइन मतलब गिरने लगी. At the same time there was a threat of Mughal aggression. उसी टाइम पे जब ये सब कुछ हो रहा था, तब एक और डर था कि मुग़ल फिर से निज़ाम शाही पे आक्रमण करेंगे. एग्रेशन मतलब आक्रमण. So Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizam Shahi and save it. इसीलिए निज़ाम शाह की माँ ने शाहजी राजे को रिक्वेस्ट की, अपील की, विनती की कि आप प्लीज़ फिर से निज़ाम शाही में आकर हमें बचाएं. निज़ाम शाही को फिर से आप जॉइन हो जाए और हमें बचाएं. किनसे बचाएं? मुग़ल एग्रेशन से, मुग़ल आक्रमण से. देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही एंड रिटर्न निज़ाम शाही. और निज़ाम शाह की मम्मी की बातों को मान देते हुए शाहजी राजे ने आदिल शाही को छोड़ दिया और फिर से वो निज़ाम शाही में वापस आ गए. राइट. दिस फुल सिचुएशन कम्स यू इन योर क्वेश्चन आंसर्स. ये एक आपके क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट है. राइट. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3. Hope you understood this chapter. That's all for today. Thank you. Take care.